जैसा कि आपको पिछले भाग में पता है कि निखिल और गगन अभी बहुत ज़्यादा भयानक सिचुएशन में नहीं आए थे, लेकिन अभी जो इनके साथ होगा इन्हें उम्मीद भी नहीं थी और ना ही आपको होगा। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुरानी कथाएं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। अगर आप पहली बार आए हैं और आपने इससे पहले वाली कहानी नहीं सुनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार उसे देख लीजिएगा, तभी आप इन दोनों को अच्छे से समझ पाओगे, जो कि बेहद ज़रूरी है समझना। तो रिक्वेस्ट है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, कमेंट कहीं पर भी मैसेज करिए, हम आपकी कहानी को शामिल करेंगे। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर सुनाते हैं कहानी। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले आपका ध्यान यहाँ नीचे जो बहुत सारे बटन लगवाए हैं हमने, उनकी तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि कहानी खत्म होते होते आप भी किसी और काम में व्यस्त हो जाओगे तो ये लाइक का बटन सूना सा रह जाएगा। तो देख लीजिएगा, अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, फिर बेल आइकन दबाना, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाना, तो मेरी नेक्स्ट कहानी आप तक सही समय तक आ जाएगी। एक और सवाल करना है, कहोगे इतनी सारी बातें कर रहा है, कहानी कब सुनाएगा? सुना रहा हूँ। थोड़ा सा ना वीडियो की क्वालिटी के बारे में आपसे पूछना है, क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे मेरे को नहीं पता चलेगा। मैं अपने आप देखूंगा, मुझे हमेशा अच्छी लगती है, या मैं अपनी टीम से पूछूंगा तो वो भी कहेंगे कि क्वालिटी अच्छी है, आवाज़ ठीक है, सब कुछ सही जा रहा है। लेकिन ये डिपेंड करता है व्यूअर्स पे, जो वीडियो देख रहा है मतलब उसकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो क्वालिटी आपको ज़रूर बताना है। 10 में से मुझे नंबर दे देना कि नितिन, वीडियो की क्वालिटी या ऑडियो की क्वालिटी 10 में से 1, 10 में से 0, 10 में से 5, 2, 3, जो भी आपको सही लगता है। बहुत ज़रूरी है ये बताना मुझे। कहानी निखिल और गगन की चल रही है। इन दोनों की ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, दोनों को खुशी मिली है और दोनों की उम्मीद अब हम कुछ कर सकते हैं वाली जाग रही है। दोनों को इनके सीनियर जो बॉस थे, उन्होंने कुछ पैसे और एक होटल के बारे में बताया था, वहाँ जाओ पार्टी करो। ये दोनों अब शाम को यहाँ से ऑफिस से छूटने के बाद पार्टी करने गए और आज का दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। घर पर ना कोई फ़ोन की सुविधा नहीं थी, इसीलिए ये घर पर अपनी बात बता नहीं पाया। इनको ज्वाइनिंग अगले दिन का दे दिया गया है कि आप कल से नौकरी पर आ जाइए। लेकिन घर वालों से क्या वादा करके आया था निखिल कि पहले मैं जगह बनाता हूँ, जगह देखता हूँ, अगर जगह ठीक होगी तो मैं वापस जाऊँगा, जॉब लग जाएगी तो वापस जाऊँगा। लेकिन जब ऑफिस से ये बोल दिया गया है कि आपको कल से ज्वाइनिंग करनी है, तो अब घर कैसे जाएगा, कैसे बताएगा? किसी ना किसी तरह से घर पर बताना तो है। तो गगन ने कहा कि देख भाई, तू मुझे अपने घर का एड्रेस बता, सारी चीज़ बता दे, कैसे कैसे पहुंचना है, मैं तेरे तरफ से जाकर घर पर बता देता हूं। मैं तो इतने समय से ऑफिस में काम कर रहा हूं, छुट्टी ले सकता हूं, लेकिन तुझे कल ज्वाइनिंग के लिए बुलाया ना, और वो इतना विश्वास कर रहे हैं, तुझे नहीं गड़बड़ करना चाहिए। इसने कहा चलो ठीक है, जैसा तू कहता है वो भी सही है। तो निखिल ने अपने घर का एड्रेस वगैरह सब कुछ गगन को बता दिया। गगन ने अगले 2 दिन की छुट्टी ले ली थी। सुबह सुबह ये निखिल तो ऑफिस के लिए चला और गगन निखिल के घर के लिए चला। उसके घर पर पहुंचता है, सब कुछ बताता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। नए दोस्त से मिलकर भी उन सभी को अच्छा लगता है। और निखिल ने कोई घर वालों के लिए तोहफे नहीं भेजे थे, कोई मिठाई नहीं भेजी थी, कोई पैसों की मदद नहीं भेजी थी, लेकिन ये सब कुछ गगन कर आया, क्योंकि इसकी हालत भी ठीक नहीं थी। जबकि देखा जाए तो गगन की हालत इससे ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी एक नया दोस्त और उसके थोड़े बोझ को कम करने के लिए, घर में कुछ और खुशियाँ देने के लिए ये काम कर दिया। घर वालों ने बहुत इंसिस्ट करा कि आप रुक जाओ बेटा, आज रात रुको और बताओ वहाँ पर और कैसे कैसे क्या है। तो उसने कहा ये सारी बातें आपका बेटा आकर बताएगा, और अगर मैं कल काम पर टाइम से नहीं पहुँचा तो हो सकता है कि फिर मुझे नौकरी से निकाल दें और फिर मुझे ढूंढना पड़े। सब लोगों ने फिर इसे जाने दिया और कुछ खाना वगैरह भी बांध दिया कि घर पर जाना और ये निखिल के साथ शेयर करना। कुछ लड्डू माँ ने फटाफट से जैसे तैसे करके बनाकर दिए थे। भाई, माँ का प्यार है, किसी भी तरह से बस बेटे तक पहुंच जाए। सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।
वो शाम को दफ्तर से घर आया, ये शाम को निखिल के घर से आया। घर में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मिला, सब कुछ बताया, सब अच्छा था। निखिल की आंखों में आंसू थे कि भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, मेरे सामने तो तू है यार। गगन को बार बार ये बहुत मान सम्मान दे रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। गगन ने कहा कि मेरे भाई, इतनी अच्छी बातें सुनने की ना मुझे आदत नहीं है, इतनी तारीफें मत कर, हम दोनों सेम हैं। अब मेहनत करेंगे और अच्छे से दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। निखिल और गगन की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। ऑफिस में धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। पूरा महीना बीता, तनख्वाह हाथ में आई, चेहरे पर खुशी इतनी ज़्यादा कि जैसे पता नहीं 1000 वाट का बल्ब जल गया हो। ऑफिस में कहता है जब तनख्वाह मिलती है कि सर मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए होगी और मुझे पैसे घर पहुंचाने हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे, लेकिन नेक्स्ट डे आना ज़रूर। उसने कहा बिल्कुल सर, मैं छुट्टी वैसे लूँगा नहीं, लेकिन ये पैसे घर पहुंचाने ज़रूरी है। गगन को कहा निखिल ने मेरे साथ चल। उसने कहा नहीं, मुझे भी अपने घर जाना है, मुझे भी घर पैसे पहुंचाने हैं। अब दोनों अपने अपने घर के लिए निकल गए। निखिल जब पहुंचा तो आज बहुत सारी चीज़ें थीं इसके पास। बहन के लिए भी बहुत सारे कपड़े ले रखे थे, भाई के लिए भी, पिताजी के लिए भी, माँ के लिए भी कुछ अच्छे कपड़े ले रखे थे। और एक लाला जी की दुकान पर पहुंचा, वहाँ से 1-1.5 महीने का राशन उठाया। रिक्शा करता है, घर पहुंचता है। घर वालों के चेहरे पर इतनी खुशी कि जिसे मैं यहाँ शब्दों से नहीं बता सकता। 1 महीने बाद अपने बेटे को देख रहे हैं और लग रहा है कि बेटे ने सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पर बखूबी उठा रखी हैं। घर में सब लोग खुश हैं। माँ की आंखों में आंसू थे और वो कहती हैं कि बेटा, मैंने अक्सर देखा है कि हम थोड़े से भी खुश होते हैं तो हमारी खुशियों को नज़र लग जाया करती है। आसपास के लोग देख बाहर निकलकर कैसे देख रहे थे कि तू रिक्शे में इतना सारा सामान लेकर आया है। उसने कहा माँ, हमें आसपास के लोगों से क्या मतलब है। जब हम दुखी थे सिर्फ एक वक्त की रोटी खाकर सो जाया करते थे। जब किसी ने आकर हमें पूछा हम कैसे हैं, किस हाल में हैं, अरे ये तो फिर भी पड़ोस है, हमारे रिश्तेदार कब आखिरी बार हमारे घर आए थे कुछ नहीं पता। चाचा, ताऊ, मौसी, बुआ सिर्फ कहने को हैं, परेशानी में कोई साथ नहीं खड़ा होता। आप देखना, आने वाले समय में सब कुछ बदल दूंगा, सब कुछ अच्छा कर दूंगा और हम एक अच्छी जगह शहर में, दिल्ली शहर में मकान लेंगे। माँ ने कहा कि सपने उतने देखो जिनके करीब भी कभी पहुंचना मुमकिन हो। दिल्ली शहर में मकान मतलब ही नहीं बनता। तो निखिल ने कहा कि माँ, अगर ऐसी बात रही, मेरा किस्मत ने साथ दिया और मैं नौकरी में अच्छा करता रहा ना, तो 5 साल के अंदर मैं दिल्ली में एक अपना मकान लेकर दिखाऊंगा। पापा ने कहा कि हमें तेरे पर पूरा भरोसा है और हाँ, ईश्वर तेरे ऊपर अपना हाथ रखेंगे। भाई ने भी बहुत सारी बातें करी, बहना ने भी बहुत सारी बातें करी और एक बात पे गुस्सा हो गए। इसने कहा मुझे कल वापस जाना है। माता पिता ने कहा कि हम तो सोच रहे थे कि तू कुछ दिन रुकेगा। नहीं, छुट्टी नहीं है, बस ये मानिए कि मैं तो सामान पहुंचाने आया था। अभी ये सब बातें हो ही रही थी, तभी इसने पैसे निकालकर टेबल पर रखे। अब माता पिता दोनों देखकर कि बेटा तू कोई गलत काम कर रहा है क्या, इतने सारे पैसे कैसे आए। इसने कहा कि अभी आपको तनख्वाह नहीं पता मेरी। अब सब लोग थोड़ा थोड़ा पास आकर बैठ गए कि कितनी है तनख्वाह। ऐसा देखो यहाँ पर कितने कमाता था, 2600, 2700, कभी कभी 3000 भी बने थे दिवाली के आसपास। हाँ बेटा, वहाँ मुझे 11,600 मिले हैं। 11,000 रुपये, क्या बात कर रहा है। और मैंने 1,600 रुपये अपने पास रख लिए, बाकी आप सब रखो। इतने सारे पैसे बेटा घर में नहीं रखने चाहिए। अब क्या बात कर रहा है तू, ये अपने पास रख, संभाल के रख। तो उसने कहा अपने छोटे भाई से कि कल यहाँ पर जो सबसे पास में बैंक हो, एक माता पिता का अपना खाता वगैरह बनाओ और पैसे मैं शहर से उसी में भेज दिया करूँगा। ठीक है भैया, मैं ये सब काम कर दूँगा। लेकिन भैया इतने सारे पैसे। भैया ने उसमें से 150 रुपये निकाल के भाई को दिए, 200 रुपये बहना को दिए कि ये तुम दोनों अपना जेब खर्चा मैं हर महीने अब दिया करूँगा। अब दोनों का चेहरा देखने लायक था, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें उन्हें खरीदनी है बट 10-5 रुपये कम रह जाया करते होंगे। सब लोग बहुत खुश हैं। वक्त बदल रहा था। ये वापस दिल्ली आ गया। काम करते करते, दोनों को मेहनत करते करते 1 साल बीत गया। 1 साल में इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो गई। भाई जैसे हो गए कि अगर तूने ये बात बोल दी तो ठीक, और अगर मना कर दिया तो मना कर दिया। इस तरह की बात हो गई थी।
दोनों एक दूसरे की फैमिली से भी मिल चुके थे, दोनों का मान सम्मान दोनों की फैमिली में था। तो निखिल और गगन एक दोस्त ना कहकर भाई कह दूं तो भी ठीक रहेगा। एक बार की बात थी, ऑफिस की छुट्टी क्योंकि इतवार, और दोनों बहुत ज़्यादा आलस में। सुबह सुबह 8-9 बजे करीब गगन ने कहा, यार कभी कभी क्रिकेट खेलने चला करेगा क्या? उसने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, और यहाँ कहाँ पर है? तो उसने कहा ग्राउंड भी है, लोग भी हैं, लेकिन उनका एक शर्त रहता है यार कि अपना बैट लेकर आओ, हम अपने बैट से नहीं खिलाएंगे। अच्छा तो एक बैट खरीद लेते हैं, आज इतवार है ना, एक काम करते हैं, हम जो यहाँ पैट बाज़ार लगता है, मतलब ये जो संडे फ्राइडे मार्केट लगता है, इसको पैट बाज़ार भी बोलते हैं। यहाँ दिल्ली में लाल किले के पास एक बाज़ार लगता है। एक मिनट पहले क्लियर कर दूँ, ये मैं जो अब चोर बाज़ार लगता है उसके बारे में बात नहीं कर रहा, ये पहले जो बाज़ार लगता था उसकी बात हो रही है। इन दोनों का प्लान बना कि चलो ठीक है, हम इस बाज़ार चलते हैं। खटपट को अवॉइड करो, मेरी पटपट पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है? ये लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ नितिन का रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो कुछ ना कुछ। खैर ये क्या सोचते हैं, इनकी इस खटपट से मैं रुक जाऊंगा? अरे आप लोगों का सपोर्ट है तो सही, ऐसी खटपट, हवाई जहाज निकाल दो ऊपर से, हम तो नहीं रुकेंगे। खैर होता क्या है कि ये दोनों इस बाज़ार पहुँचे। बाज़ार पहुँचने के बाद बहुत देर तक सर्च करा, अपने मन का ठीक ठाक कंडीशन का एक बढ़िया सा बैट लिया। अब जब यहाँ से चल रहे थे तो गगन को निखिल ने कहा कि यार एक जोड़ी जूते ले लेता हूँ, मेरे जूते थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, और खेलने वाले जूते जो होते हैं स्पोर्ट शूज़ वाइट वाले, वो लेने हैं। उसने कहा देख ले, यहाँ पर अच्छे पैसों में मिल जाएगा। वो भी पसंद आ गया जी, चल दिए। अब थोड़ी थोड़ी ज़बरदस्ती की शॉपिंग शुरू हो गई। ऐसे बाज़ारों की यही खासियत है, जो आपको नहीं चाहिए वो भी खरीदवा देते हैं। बाल्टी मग्गा खरीद लिया, जबकि घर में पहले था, नहा रहे थे ना, बाल्टी भी थी मग्गा भी था, लेकिन फिर भी एक बाल्टी मग्गा खरीद लिया। कुछ कंघी वगैरह खरीद ली, एक बड़ा सा शीशा खरीद लिया। अब ज़बरदस्ती की चीज़ें खरीदे ही जा रहे हैं, क्योंकि पैसे थे ना जेब में, इसलिए थोड़ी शॉपिंग भी बनती थी। अब करने के बाद जब इस बाज़ार से निकलने वाले थे, तभी एक पुराने ज़माने का कुछ सामान पड़ा था, कुछ एंटीक चीज़ें पड़ी थी। ये रुक गया एकदम। तो इनका ये कहना है कि वो फ़ोन पीतल का था, जबकि पीतल का फ़ोन कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो फ़ोन वो वाला था, वो पहले चलते थे ना लैंडलाइन गरारी वाले, कर घट, वो गोल सा होता था, उसमें हम डायल करते थे। आपके भी घर में कभी ना कभी आया होगा वो वाला फ़ोन है, और उस पर रिसीवर था, बहुत पुराना सा गंदी सी कंडीशन का। लाला जी कितने रुपए का दे रहे हो? तो निखिल ने जैसे ये कहा, गगन ने कहा क्या करेगा इसका? नहीं फिर भी एक बार यार, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अरे तो देखने में तो अच्छा ताजमहल भी लगता है, क्या खरीदेंगे हम उसे? चल चल। नहीं भैया हमें नहीं चाहिए। उसने कहा एक मिनट रुक जा, अब जब चीज़ पसंद आई एक बार मोल भाव करने तो दे। उस आदमी ने जो पैसे बोले काफ़ी कम थे। निखिल ने और गगन ने एक दूसरे को देखा कि यार देखने में चीज़ इतने की तो नहीं लग रही, महंगी है, इतने कम पैसे क्यों बोल रहा है? उसने कहा भैया ठीक ठीक पैसे बताओ। तो उसने 2-4 रुपये और कम कर दिए। फिर बेचने वाले ने कहा कि अरे लाला जी पहले आपको बता दूं, ये पीतल का है, कोई साधारण ना है ये, और पीतल का फ़ोन है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी खासियत है। तो निखिल और गगन के ऑफिस में फ़ोन वगैरह लग रहे थे, वही वाले लैंडलाइन। मोबाइल फ़ोन किसी पर नहीं था उस टाइम, आया भी नहीं था यहाँ। दोनों ने सोचा कि यार इसको अगर ले भी लिया तो उसका करेंगे क्या? वैसे हमारे कमरे पे भी कोई फ़ोन की तार नहीं लगी हुई, हमारे घरों में भी फ़ोन नहीं है, तो हम इसका क्या करेंगे? चल दिए। निखिल फिर से रुका, दोबारा से पलट कर देखता है उस फ़ोन की तरफ और कहता है कि यार ले लेता हूँ, क्या ही बिगड़ेगा, इतने रुपए तो हम खर्च सकते हैं ना। उसने कहा वैसे ठीक है यार, तेरे को अगर पता नहीं क्यों पसंद आ रहा है। कह रहा यार शो पीस होता है ना घर में, इस तरह से रख देंगे। चल ठीक है। अब वहाँ गए, इसने पैसे आधे कर दिए। मान लो 200 की चीज़ थी, पहले 150 हुए, इसने 75 कर दिए। उसने भी कहा कि चलो ठीक है यार ले जाओ। भाई इतने कम दामों में पीतल की एक ढंग से कटोरी ना मिले आज की डेट में, इन्हें पूरा फ़ोन मिल रहा था। जैसे ही इन्होंने ये फ़ोन उठाया तो वास्तव में भारी फ़ोन था भाई। कम से कम मैं आपको आइडिया दूं तो 2-2.5 किलो का हो।
आज की डेट में किसी बॉडी बिल्डर को दो तो वो तो अपना बाइसेप्स ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज कर ले, इतना भारी। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा कि भाई ये क्या चीज़ है, फ़ोन है क्या है। उन्होंने कहा मैं कह रहा था ना बढ़िया है। तो निखिल ने हंसकर कहा कि अरे मेरे भाई, अगर ये फ़ोन ठीक हुआ ना तो इस पर बात करते करते ही कि हाँ हेलो हमारे तो डोले शोले बन जाएंगे। दोनों हंसते हैं। वो दुकान वाला उन्हें देखता है और कहता है कि अच्छा आप ले जाओ, ये शो पीस ही है। अच्छा, मतलब ये फ़ोन नहीं है, फ़ोन की शक्ल का शो पीस है। उसने कहा और का, आपको क्या लग रहा है फ़ोन मिल जाएगा? पता है कितने महंगा आता है फ़ोन? 400-600 रुपये से ऊपर का आएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ वही हम सोचे। अच्छा फ़ोन नहीं है यार, हम तो बहुत देर से फ़ोन ही समझ रहे थे। अब ये यहाँ से जब चले तो बहुत इधर उधर की चीज़ें और भी थी, लेकिन ये भारी इतना था कि और कुछ खरीदने को आप रुकोगे नहीं। फटाफट से भैया घर चलो। यहाँ से ऑटो वगैरह करा, अपने कमरे पे गए, उस फ़ोन को साइड रखा। पहले गगन चला गया नहाने, फिर उसके बाद निखिल गया। जब तक निखिल लौट के आया वो फ़ोन एकदम चमक चुका था। वो जो ये खरीद के लाए थे एकदम नए जैसा, सोने के जैसा चमक रहा था। निखिल ने देखा, अरे गगन भैया काहे से साफ़ कर दिया तूने इसे? तो उसने कहा नींबू से। घर में नींबू रखा था, मैंने कहीं सुना था कि अगर नींबू पे थोड़ा नमक लगा के इस तरह से साफ़ करो तो चमक जाता है। इसके तो तूने रंग रूप ही बदल दिया मेरे भाई, मज़ा आ गया देखकर। अब दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे उसे देखकर। उठाएं, हाँ जी हेलो माल पहुंच गया है, और रखते हैं। फिर हंसे, हेलो हाँ जी हमारा नंबर लिखिए, और मजाक कर रहे थे। अब मजाक करते करते अपना बैट वगैरह देखा, जो जो खरीद के लाए हैं सामान देखा। फिर एक दूसरे को कहते हैं कि इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी, उस चीज़ की क्या ज़रूरत थी, पता नहीं ये शीशा क्यों ले आए। तो उसने कहा देख शीशे का तो ठीक ही है, हमारे पास जो पहला शीशा था इतना छोटा सा शीशा है, इसे कहीं कमरे में बड़े में लगा देंगे, कम से कम हम थोड़ा दिखेंगे तो सही। ठीक है यहाँ पर एक कील लगाकर मैं लगा देता हूँ। तो गगन लेटा हुआ था, अपना कोई मैगजीन वगैरह पढ़ रहा था, और निखिल शीशा लगा रहा था। शीशे में वो पीछे फ़ोन जो रखा है वो भी दिख रहा था। इसने शीशा जब लगाया तो शीशे को साफ कर रहा था। एकदम घबरा कर पलट गया। गगन उसे देखकर डर गया कि क्या हो गया, ठीक है तू? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। हुआ क्या था? नहीं कुछ नहीं। अब ये गया, फ़ोन को चारों तरफ से देख रहा है, उस पर हाथ वाथ लगा के देख रहा है। उसने कहा क्या हुआ, तू घबराया क्यों है? अभी ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, फ़ोन पे एक हल्की सी रिंग बजी। निखिल 2 कदम पीछे हट गया। गगन भी अपने बेड पर, मतलब जो लेटा हुआ था, वो उठकर बैठ गया कि ये क्या है, तूने भी सुना था ना? अरे ये कभी कभी जैसे हम फ़ोन रखते हैं तो थोड़ा सा डिंग डिंग स्प्रिंग की आवाज़ होती है ना। नहीं वो बात अलग है, ये लेकिन फ़ोन थोड़ी ना है। उसने बेचने वाले ने भी तो बोला था कि फ़ोन नहीं है। हाँ वो बात भी ठीक है यार, लेकिन कुछ आवाज़ आई तो थी। अभी ये दोनों आपस में थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर कर ही रहे थे, तभी इस पर हल्की सी रिंग दोबारा हुई। जो अभी तक चीज़ नॉर्मल लग रही थी, ठीक लग रही थी, एंटीक लग रही थी, अब डरावनी लग रही है। ना इसमें कोई तार लगी हुई, ना इसमें कोई कनेक्शन है। ये बजा कैसे? पहले तो उठाकर बड़ा मजाक मस्ती कर रहे थे, अब उठाकर कान पर लगाने में भी डर लग रहा था। गगन ने कहा कि भाई एक काम कर, इसको बाहर कर दे। यार बाहर भी कहाँ करेंगे, क्या करें इसका, ये अपने आप कैसे बच सकता है? अभी बात कर रहे थे, फिर से एक बार रिंग हुआ। निखिल ने अपने डर पर काबू करा, आगे बढ़ता है, फ़ोन उठाकर कान पे लगाता है। हेलो हाँ जी हेलो, अरे बोलो बोलो, रख दिया। गगन कहता है कि क्या हो गया, कोई आवाज़ आ रही थी क्या? नहीं कुछ भी नहीं। अरे यार ये क्या चीज़ उठा लाई। अब एक काम करें, अगले बार बाजार में जाकर इसे वापस कर दें। अरे वापस क्या करना है यार, एंटीक चीज़ है, घर में पड़ा रहेगा कहीं। कह रहे तेरे को समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? जिस चीज़ को यहाँ पर हम देख कर डर रहे हैं, इसे तू घर भेजेगा, ना जाने घर पर क्या हो क्या ना हो यार। अब बाहर फेंक देंगे, क्यों टेंशन लेता है? चलो ठीक है। अभी ये दोनों अपना खाना वगैरह खाकर थोड़ा बाहर चले गए, घूमे। शाम हुई, दोनों बात करते करते फिर लेट गए, सो गए। 12:30 पौने 1 बजे ये फ़ोन पे फिर से रिंग हुआ, और इस बार प्रॉपर लंबी घंटी गई। निखिल और
गगन, दोनों की नींद हवा हो गई। लाइट ऑन करी, एक दूसरे को देखते हैं। ये अभी रिंग हुआ था। दोबारा से जैसे हुआ, निखिल ने फटाक से जाके फोन उठाया। हेलो। वहां से एक आदमी की आवाज आई। हेलो। हाँ जी, कौन? मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं समझा नहीं, मैं कैसे मदद कर सकता हूं तुम्हारी? अब ये बात कर रहा है निखिल, और गगन सामने बैठा कंफ्यूज कि ये क्या है, जब फोन में ना कोई कनेक्शन है, ना नीचे कोई तार लग रही, ये फोन है ही नहीं, उसके बाद ये बात कैसे कर रहा है? मैं कैसे मदद कर सकता हूं आपकी? बस यही बोले वो कि मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? बोल कौन रहे हो, कहां से बोल रहे हो? और यहां जहां आपने फोन किया है, इसका नंबर क्या है? गगन ने पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हो गया, दिमाग ठीक है तेरा? उसने कहा, यार एक मिनट, तू बात करियो। मैं किससे बात करूं? जब ये फोन है ही नहीं तो क्या बात करो? अब उसने दोबारा हेलो हेलो, अब कोई आवाज नहीं, फोन रख दिया। गगन, वहां से कोई आदमी की आवाज है और वो कह रहा है मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यार तू बेकार की बातें मत कर। नहीं नहीं, ऐसा बोला उसने, आदमी ने। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या कह रहा है यार तू। दोबारा से फोन बजा, इस बार गगन ने उठाया। हेलो। तो वहां से एक आदमी की आवाज आई, निखिल को बुलाओ, निखिल को बुलाओ। क्या? गगन, निखिल को बुलाओ। इसने फोन रखा और जमीन पर फेंक के मारा। निखिल पूछता है कि क्या हुआ? यार ये किस तरह का मजाक चल रहा है हमारे साथ? हुआ क्या ये बता, तूने सुनी आवाज? कह रहा यार वो मेरा और तेरा दोनों का नाम बोल रहा था। मतलब? उसने मुझे बोला कि गगन, निखिल को फोन पे बुलाओ। अब इन दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ने शुरू हो गए। पहली बात ये फ़ोन नहीं है, दूसरी बात अगर है भी कोई कनेक्शन नहीं है। चलो कनेक्शन भी हो, हमने किसी को ये नंबर दिया नहीं, किसी को देंगे कहाँ से हमें खुद नहीं पता। वो फ़ोन कहीं पड़ा था, रिसीवर कहीं पड़ा था, तार वगैरह सब हट गई थी। इसे ऐसे ही पड़ा रहने दे। तार वो जो रिसीवर की उसमें लगती है, जिसे हम डायलर बोलते हैं, जिसमें लगता है, वो अलग था, रिसीवर अलग रखा था। एक काम कर, रिसीवर को इसके ऊपर ही रख दे। अभी वो जो रिसीवर से डायलर में तार जाती है वो भी नहीं लगी हुई थी। ये फ़ोन दोबारा बज गया, घंटी बजे ही जा रही है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि फ़ोन उठाएं ना उठाएं, क्या करें। उठाकर निखिल ने फिर से बोला, हेलो। निखिल मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी बहुत मदद करूंगा। निखिल ने कहा, मदद करनी कैसे है भाई, कुछ तो बोलेगा। और तू मुझे जानता कैसे है? गगन को कैसे जानता है? ऑफिस से है क्या कोई? ये किस तरह का मेरे साथ डरावना मजाक कर रहा है? उसने कहा, तुम बस मेरी मदद कर दो, मैं बहुत समय से फंसा हुआ हूं। क्या बेकार की बात कर रहा है यार ये आदमी। अब वो आदमी ने हंसकर, ऐसा लगा जैसे फोन रख दिया। गगन को सारी बातें बताई। अब इन दोनों के दिमाग में था कि कल सुबह ऑफिस जाते में इसे बीच में कहीं फेंक देंगे, बात खत्म। चलो जी। इन दोनों ने एक पुरानी सी मोटरसाइकिल ले ली थी जिस पर दोनों ऑफिस जाया करते थे। दोनों ऑफिस के लिए निकले। ये अजीब सा डरावना सा फोन इनके पास ही था। रास्ते में बीच में कहीं रुकते हैं तो पुलिया के पास बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा वहां पड़ा रहता था, जहां पर इन्होंने इस फोन को फेंक दिया। फोन कहो या वो जो एंटीक फोन जैसी शक्ल का था, उसे फेंक दिया। ऑफिस पहुंचते हैं। अभी ऑफिस में बातचीत हो ही रही थी। निखिल को सुनाई दिया, ठीक इसके करीब आकर किसी ने बोला हो कि मेरी मदद करो। ये डर कर अपनी सीट पर खड़ा हो गया। गगन इसे देखता है कि क्या हो गया। उसने इशारे से गगन को अपने पास बुलाया। गगन, अभी मैंने वही चीज़ सुनी थी जो कल हम फ़ोन पे सुन रहे थे। यार क्या बेकार की बात कर रहा है तू? अब हमने उसे फेंक दिया, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, अब कैसे आवाज़ आ सकती है? तो उसने कहा, आ रही है तो क्या करूं? ठीक है, अब तू उस बात पे ज़्यादा मत सोच। ज़्यादा हम किसी के बारे में सोचते हैं तो वही चीज़ दिमाग में घूमने लग जाती है। मुझे भी कल से कुछ अजीब सा डर लग रहा है। अब ये दोनों पहले जैसे सिचुएशन में ऑफिस में काम करते थे वैसे में नहीं है, दोनों डरे हुए। इनके हाव भाव को इनके सीनियर ने पढ़ लिया।
उन्होंने आकर पूछा कि कोई बात है तो शेयर कर सकते हो। नहीं नहीं सर, कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस हम ऐसे ही थोड़ा परेशान थे। ठीक है जी। अब इतनी बात होने के बाद सर ने भी दोबारा नहीं कहा। शाम हुई, आने के लिए जब निकले तो मन में आया कि यार उस फ़ोन को जहाँ फेंका है क्या उठा लें। अरे नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है यार। दोनों खैर कमरे पे आ गए, खाना वगैरह खाकर सो जाते हैं, लेकिन दिमाग में वही वाली फ़ोन वाली बात चल रही है, मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा। तकरीबन 2:30 पौने 3 बजे निखिल का बेड पूरा घूम गया। इस कमरे में इतनी जगह ही नहीं है कि आप बिना दूसरी जगह से टकराए बेड को घुमा दो। फोल्डिंग होता है ना, वो जो स्टील का लोहे का जो भी फोल्डिंग होता है, उस तरह के 2 फोल्डिंग बिछे हुए थे इस कमरे में, लेकिन इसका पूरा फोल्डिंग घूम गया। जिस तरफ खिड़की थी उस तरफ इसके पैर थे, लेकिन जब ये उठकर बैठा है तो पूरा मतलब जिस तरफ सिर था अब उस तरफ पैर है। ये घबरा रहा है, पसीने पसीने हो गया। गगन की भी आंख खुल गई कि क्या हो गया, कैसी आवाज़ थी ये। कहता है यार मेरा बेड घुमा दिया किसी ने। क्या बेकार की बात कर रहा है यार, हमारे इस घर में कुछ भी नहीं है। क्या बेकार की सोच है तेरी। उसने कहा नहीं कुछ तो हुआ है। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, कमरे में लाइट ऑन नहीं थी, एक कांच के टूटने की आवाज़ आई। लाइट ऑन करी तो ये जो इन्होंने कांच लगाया था ये पूरा तड़का हुआ है, लेकिन जड़ा नहीं। सोचिए, कांच इस तरह से लगा हुआ है, बड़ा वाला होता है ना शीशा देखने वाला जो होता है, और वो चटक गया है लेकिन गिरा नहीं था। अब उसे जैसे ही छुएंगे गिर जाएगा सारा। यार ये कैसे कैसे टूट गया है। एक काम कर, अखबार लेके आ, इसके नीचे पहले अखबार रखते हैं, उसके बाद इस पे गिर जाएगा। इन्होंने ऐसे ही किया, दोनों ने मिलकर इसे शीशे को हटाया, उसको सबको कांच को एक कागज़ में इकट्ठा करा, वहाँ डस्टबिन रखा था उसमें डाल दिया। जैसे ही डस्टबिन में डाला, डस्टबिन में हल्की सी हलचल हुई, जैसे कि इसमें चूहा या कुछ था वो एकदम से निकल के भाग रहा है या क्या हो रहा है। कागज़ में हलचल हुई, दोनों ने एक दूसरे को देखा। साफ सुनाई दे रहा है, इसलिए कोई मन से बनाई हुई चीज़ नहीं है कि एक ने बोल दिया दूसरे को नहीं पता। अब उसको अखबार को वापस से बाहर निकाला, ज़मीन पर जब फैलाया तो कांच के जो पीसेस हुए हैं वो पीसेस, जैसे इन्होंने अखबार ऐसे खोला ना तो एक स्क्वायर टाइप का प्रॉपर बना हुआ था, जैसे किसी ने हाथ से रखे हों, और उसमें किसी की इन्हें शक्ल दिखी, एक आदमी की शक्ल दिखी जो कि इनके कमरे में है। अब डर के मारे हाथ पैर फूल गए, क्योंकि ये दोनों इस तरह से देख रहे थे और एक और आदमी के चेहरा दिखा है जो कि हम दोनों के बीच में खड़ा है। कमरे की लाइट बंद नहीं हो रही है, दोनों डर के मारे थर-थर कांप रहे थे। दोनों की उम्र अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैच्योरिटी नहीं है, कुछ भी इन्हें दिख रहा है तो डर रहे हैं। बालक थोड़ी ना है, बड़े हैं। किससे मदद मांगे, किससे क्या बोलें और क्या बताएंगे किसी को कि हम क्या देख रहे हैं। कभी भी जिंदगी में ऐसा कोई डरावना अनुभव हुआ नहीं है जो अब हो रहा है। चीज समझ के बाहर जा चुकी थी। अखबार को दोबारा से वैसे ही लपेट कर डस्टबिन में डाल दिया। किसी से कल ये सब कुछ डिस्कस करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ भैरव मंदिर है, पहले वहाँ चलेंगे, बाबा से अरदास लगाएंगे कि सब कुछ ठीक हो। और हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। रात में इन दोनों की हालत ऐसी हो रही थी कि वो तकिया जैसे हम सिर के नीचे लगाते हैं, इन्होंने अपने ऊपर रख रखा था। इस तरह से सो रहे थे कि किसी तरह से आवाज़ बंद हो जाए। कभी फ़ोन के रिंग की आवाज़ आ रही है, कभी निखिल मेरी मदद करो, गगन मेरी बात निखिल से कराओ, ये सब कुछ सुनाई दे रहा है इन्हें। कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। लाइट बंद नहीं है, लाइट ऑन में इन दोनों की हालत इतनी ख़राब हो रही थी। कभी इनके दरवाजे पर ऐसा लगा किसी ने दस्तक दी है, दरवाज़ा खुला हुआ है। कभी इनके शीशे के बाहर आकर कोई खड़ा हो गया है, उसकी परछाई दिख रही है। लगातार चारों तरफ से इन पर एक तरह से कह सकता हूं कि प्रेत आने का बस जरिया ढूंढ रहा था। एक गलती और उसके बाद खेल शुरू हो जाएगा। सुबह हुई, दोनों को भैरव मंदिर पहुंचना था, लेकिन दिमाग से निकल गया, क्योंकि सुबह एकदम नॉर्मल सी लगी और सब कुछ ठीक ठाक था। एकदम दिमाग में से वो निकल गया कि हमें पहले मंदिर जाना है। और ये होता है जब प्रेत खेलना शुरू करता है या प्रेत खेल रहा हो तो आप ईश्वर, मंदिर और ऐसे स्थानों से दूर हो जाया करते हो। घर में पूजा पाठ तो दूर की बात है, दिया नहीं जला पाओगे। ये दोनों सीधा ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस में काम करने के बाद शाम होती है, बाहर निकलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक साथ बोलते हैं, फ़ोन उठा लेते हैं।
क्या हुआ? फोन कहां से आ गया? अभी तक दिमाग में कुछ नहीं था तो एकदम से कैसे बोले दोनों? दोनों यहां से सीधा उसी जगह पहुंच गए जहां फोन फेंका था। ये मानो कि वहां से कूड़े वाली गाड़ी आ रही थी, कूड़ा ले जा रही थी और वो हर बार फोन रह जाता था। इतने टाइम थोड़ी ना कूड़ा रुकता है यहाँ। पुलिया के पास लोग फेंक जाया करते हैं लेकिन वो अगले दिन उठ जाता है। फोन को उठाया, साफ करा। निखिल बाइक चला रहा था, गगन बैठा था, गगन ने फोन को पकड़ रखा था। घर पहुंचते हैं, फोन को साफ करते हैं, अच्छे से टेबल पर सजा कर रख देते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि फोन बजेगा। फोन पे रिंग हुई रात के 2:30 बजे। निखिल ने फोन उठाया। निखिल को वो आदमी ने कोई जगह बताई। वो जगह यहां से 35 किलोमीटर दूर है। उसने साफ साफ बताया, एक बोर्ड है, बोर्ड के पास पीपल है, पीपल के आगे एक पुलिया है, छोटी सी पुलिया के बाहर एक चबूतरा बना है, मैं उसके नीचे हूं, मुझे हटा दो, तुम्हारी मदद होगी। निखिल ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें वहां से हटा देंगे, हमारी मदद कैसे होगी? तो उस आदमी ने यह कहा कि वहां 2 घड़े हैं, एक तेरा है एक मेरा है, तेरा तू रख ले, मेरा को आजाद कर दे, मैं बंधा हुआ हूं, मुझे वहां के तांत्रिक ने, वहां के लोगों ने बांधा है, मेरी मुक्ति हो चुकी है लेकिन मैं जा नहीं पा रहा, मेरी मदद कर दे। निखिल ने कहा, तूने सबको छोड़कर मेरे से क्यों मदद मांगी? उन्होंने कहा, हर बात का जवाब नहीं होता। ये सारी बातें निखिल से हुई है और एक बहुत वृद्ध आदमी है जो कि 85-90 के आसपास होगा, 85-90 ईयर्स के आसपास है, और वो बहुत धीरे धीरे बोल रहा था। गगन उसके पास खड़ा था, सब कुछ सुन रहा था कि ये जो बोल रहा है वो तो सुन ही रहा था मतलब, और निखिल बार बार उसे इशारा करता था कि अभी बता रहा हूँ क्या बोल रहा है ये। उसने जो जगह बताई इसने कागज़ पे लिख लिया। फ़ोन रखने के बाद कहता है कि यार हमें कल यहाँ जाना चाहिए। गगन ने कहा कि भाई क्या बेकार की बात कर रहा है, कल क्लाइंट आ रहे हैं और सीनियर भी होंगे, भाई छुट्टी नहीं कर सकते कल? कह रहा नहीं, सुन मेरी बात, हमें यहाँ जाना है और एक वहाँ बोर्ड आएगा, बोर्ड के पास कोई पुलिया है और एक चबूतरा बन रहा होगा, उसके नीचे पीपल के पास में ऐसे ये दबा हुआ है। क्या बेकार की बातें कर रहा है, कौन दबा हुआ है? उसने कहा है मैं बहुत ज़माने से, मतलब कई साल से वहाँ दबा हूँ। भाई मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, और अगर कल छुट्टी भी होती तो अभी मैं तेरे साथ नहीं जा रहा। तेरा दिमाग काम कर रहा है? क्या बोल रहा है? तेरा घर है, परिवार है, बहना भाई सब तेरे ऊपर डिपेंड है, क्या बेकार की बात कर रहा है? चलेंगे किसी की मदद करने। उसने कहा यार, उसने कहा कि 2 घड़े हैं, एक तू रख ले एक मैं। अच्छा, घड़े में क्या मिलेगा? सोना, सरफियाँ हैं? अबे कौन से ज़माने में चल रहा है तू? भाई लेकिन उसने सबको छोड़ के हमसे मदद क्यों मांगी? भाई मुझसे तो नहीं मांगी, और वो जो निकलेगा ना वो तू रख लियो। मैं बोल दूंगा ऑफिस में कि जिसकी इतनी हमने तारीफ करी, जो काम में इतना अच्छा था, अब उसे काम नहीं करना, अब उसे किसी को गड़े हुए को बचाना है, उसे मुक्ति दिलानी है। जा जा भाई तू कर। तू मेरे साथ चलेगा हाँ या ना? अरे बिल्कुल नहीं चलूंगा, और तुझे भी कोई जाने की जरूरत नहीं है। ऑफिस में सीनियर्स आ रहे हैं, दूसरी ब्रांच से भी लोग आ रहे हैं, तेरे को शायद प्राइज भी मिल सकता है कल, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का। और क्या बेकार के काम कर रहा है तू? 1 साल में इतना मत बदल कि ऑफिस में सब तेरे को बुरा बोलने लग जाएं। भाई सारी बातें ठीक हैं, प्राइज वगैरह कल ले लूंगा ना, परसों। कह रहा अच्छा तेरे लिए इवेंट दोबारा होंगे। मैं तो नहीं जा रहा, और मैं तो कहता हूं तू भी मत जा। ये फ़ोन ही बेकार की चीज़ है जो मैं वापस उठा लाया। दोबारा से फ़ोन आया। गगन ने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन है? वहां से आवाज़ आई कि निखिल को रोकियो मत, वरना तेरा घर खा जाऊंगा। है हेलो, हेलो हेलो बाबूजी, कौन बोल रहे हो? हेलो। और रख दिया, और इसने निखिल को कहा कि भाई तुझे जहां जाना है जा, मेरे परिवार पे बात नहीं आनी चाहिए। उसने कहा तेरे परिवार की बात कहां से आ गई यहां? उस आदमी ने मुझे बोला है कि अगर निखिल को रोकेगा तो मैं तेरा घर खा जाऊंगा। अब और ज्यादा डर लग रहा है। निखिल ने कहा कि भाई मैं जाऊंगा, तू परेशान मत हो। अगला बस वगैरह करके पहुंचा। एक बोर्ड वास्तव में लग रहा था, उसके आगे पीपल भी था, एक चबूतरा भी बन रहा था, लेकिन चबूतरे के नीचे कैसे? पूरा चबूतरा खोदना है क्या अब यहाँ पे? भाई कोई चीज़ तो लेकर नहीं आया।
अब छेनी हथौड़ा ऐसे चबूतरे पे जो कि गांव वालों ने किसी वजह से बनाया है, आप करोगे तो वो देखेंगे नहीं, नज़र में तो आओगे। ये वहाँ चबूतरे पे जाकर बैठ गया। इसने सवाल किया अपने आप से कि मुझे कुछ छेनी हथौड़ा तो लेकर आना चाहिए था, मैं इसे हटाऊंगा कैसे। तो एक वैसी ही आवाज़ आई, तेरे पास सामान आएगा, परेशान मत हो। एक यहाँ से ट्रैक्टर निकल रहा था, ट्रैक्टर में कुछ सामान वगैरह, कूड़ा वगैरह था, और शायद किसी का घर भी शिफ्ट हो रहा था तो उसने भी अपना सामान रखा होगा। उसमें से एक हथौड़ी गिरी ठीक इसके सामने। इसने आसपास देखा कि भाई ये क्या हुआ है। हथौड़ी उठाई और अपने पैरों के नीचे छुपा ली। शाम हुई, जब दिन ढला, यहाँ से आते जाते लोग इसे देख रहे थे। बस बैठा है चबूतरे पे, वैसे भी लोग बैठ जाया करते हैं पेड़ के पास छाँव में। जब रात हुई 10-11 बजे और यहाँ पे लोगों का आना जाना बंद हो गया, तो उस चबूतरे पे ये चप्पल उतार कर ऐसे ही चल रहा था। एक जगह पैर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे, चबूतरा जैसे कि न जाने तप रहा हो। वहाँ पर हाथ लगाया जैसे ही, तो एक आदमी की इसे अपने आसपास होने की आवाज़ सी आ गई। इसने बस एक कोने पे ऐसे ही हथौड़ी लगाई, साइड का ऐसे गिर गया जैसे आपने चाकू से पनीर काट दिया हो। इसने आसपास देखा कि कोई है क्या। उस पे चबूतरे के नीचे जितना वो चीज़ हटा, लाल लाल सी कुछ ईंट दिखी, उन्हें हाथ से हटाया तो वहाँ छोटे छोटे 2 घड़े दिखे। उन्हें निकाल के बाहर कर लिया। आसपास देख रहा है लोगों को लगातार। घड़े के ऊपर से सब मिट्टी विट्टी हटाई तो राख, मिट्टी और पता नहीं क्या अजीब अजीब चीज़ें थी। उसे साइड में रखा। दूसरे वाले को उठाकर देखा तो आंखें खुल नहीं रही थी। इसमें से कुछ रोशनी अजीब सी दिख रही है, नहीं समझ आ रहा क्या चीज़ है। आंखों को दोनों को मल के जैसे ही साफ करता है तो ये मटका खाली है। गुस्से में आ गया, एकदम बोलता है, क्या मजाक है मेरे साथ? मुझे तो ये बोला था कि मेरी मदद करोगे तो तुम्हारी मदद होगी। क्या ये खाली मटकी लेने के लिए आया था मैं यहाँ? ऐसा इन्होंने बोला है। उसके बाद ये ऐसे जब पीछे हुए तो किसी का घुटना लगा इनके कमर पे, हल्का सा टच हुआ, माफ़ी चाहता हूँ। एकदम ऐसे बोलकर जब इनने पीछे देखा तो आदमी कोई नहीं खड़ा हुआ, पेड़ वगैरह सब दूर है, लेकिन ये महसूस हुआ है कि मैं किसी से टच हुआ हूँ। इसको अपने कान के पास एकदम जैसे कोई आकर धीरे से बोला हो कि पूरी मटकी पानी में फेंक दे और एक तू ले जा। अब इतना काम करा है तो ये भी कर ही देते हैं। दोनों मटकियों को उठाता है, एक खाली है एक भरी हुई है। भरी में भी पता नहीं राख है क्या है, समझ नहीं आ रहा। इसने जो भरी हुई मटकी है वो चलते चलते पानी में एक जगह फेंक दी। इसने फेंकी और सामने से एक आदमी आ रहा था, बुजुर्ग से। बाबूजी यहाँ पर बस वगैरह कितनी देर में आती है? तो उन्होंने बताया कि आगे जो चाय की एक टपरी है वहाँ से बस यू टर्न करती है, मतलब घूमती है, और समय का तो ऐसा कुछ नहीं है, कभी आ जाती है कभी नहीं आती है, और दिन में तो आ ही जाएगी 7-8 बजे। तभी बस की हल्की हल्की सी रोशनी होने लगी। तो एकदम बाबूजी ने कहा कि बेटा अगर भाग के पकड़ सकते तो पकड़ लो, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, बस मिल रही है। इसने यहाँ से भागना शुरू करा। भागते हुए जैसे तैसे करके वहाँ तक पहुँच गया। बस रुकी मिली, बस में जाकर बैठा, सांस ली, और वो जो मटकी है उस पर अब ध्यान गया, ये भरी हुई थी। एकदम इसने इसके पास जो रुमाल वगैरह था उससे ढक ली। इतना सारा पीतल इसमें कहाँ से आ गया भाई? कुछ पैसों का तो होगा, यहाँ तक आना बुरा नहीं हुआ। मैं उस फ़ोन को भी बेच दूंगा जितने पैसों का बिकेगा, और ये भी। यहाँ बस में किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मटकी है क्यों ले जा रहा है, क्यों नहीं ले जा रहा। घर पहुँचा तो गगन इसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही जाकर इसने सारी बातें बताई तो गगन ने कहा कि तो तू ये पीतल भरा हुआ मटका लेके क्यों आया? कह रहा उसने देख तो सही, इसके अंदर पुराने ज़माने के कुछ अंगूठी हार टाइप के हैं। अरे तो होगा यार, किसी ने
पहनने का शौक होता है लोगों को, कुछ पीतल भी पहनते हैं। क्या करें फिर इसका? भाई मुझे नहीं पता, एक बार इसे भी साफ करके देखना, वो जो नींबू नमक से तू करता है। अच्छा लेकर आ, नींबू और नमक लेकर आ। अब वो लेकर आया तो एकदम गगन बोलता है थोड़ा साफ करने के बाद, भाई ये पीतल नहीं है, सोना है। क्या बेकार की बात कर रहा भाई, इतना भारी है ये? हाँ जो भी है, लेकिन ये सोना है। कंगन निकाले, कंगन बहुत भारी, मतलब इतने भारी कि आज की डेट में गले के सेट इतने भारी नहीं होते जितने सिर्फ कंगन थे। भाई खोया सोना जो होता है और पाया सोना गलत होता है भाई, ये नहीं रखना चाहिए। मैं तो कुछ भी नहीं रखूंगा, तू अपना देख ले भाई। गगन ने तो हाथ जोड़ दिया कि मैं नहीं हूं इस चीज में। ये फोन हल्का सा दोबारा बजा, इसने फोन उठाया। हेलो, ये हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वहां से बस एक ही बात इन्हें सुनाई दी, ये सब तुम्हारा है, लोगों की मदद करते रहना, और कोई आवाज नहीं। उसके बाद ये फोन कभी नहीं बजा। उस फोन को इन्होंने 3 महीने तक अपने पास रखा, उस मटकी को भी अपने 3 महीने तक कमरे में एक जगह रखा। ना उसमें से गगन की हिम्मत हो कुछ निकालने की, ना निखिल की। गगन की बहना की शादी आ गई थी, पैसों की व्यवस्था थोड़ी सी कमजोर थी गगन की। निखिल ने मदद कर दी, एक कंगन से पूरा ब्याह निपट गया। सोचो कितना भारी था, और गगन मना नहीं कर पाया। इनका ये कहना है उसके बाद से धीरे धीरे मैंने लोगों की मदद भी करी और वो पैसा भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दिन दुगनी रात चौगनी कमाई तरक्की होनी शुरू हो गई, और मुझे कभी कभी वो आवाज आज भी आती है। आज की डेट में ये एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन चुके हैं। पैसों में ये इतने ऊंचे उठ चुके हैं कि अपनी वो जो कंपनी है जिसमें ये काम करते थे, उसके जैसी 5-10 कंपनियां आज खड़ी कर दें। गगन आज भी इनका दोस्त है, गगन को भी ये सारी चीजें पता हैं, लेकिन कभी गगन ने इससे ये नहीं कहा कि भाई मटकी एक तरह से हम दोनों के हिस्से में होनी चाहिए। उसे पता है कि अगर भेंट किसी ऐसी शक्ति की तरफ है तो उसमें आप अपना योगदान ज़बरदस्ती का मत करना, क्योंकि जिसके लिए प्रेत ने कुछ किया है, या जो भी वो शक्ति थी, मुझे नहीं पता क्या था, तो उसमें आप भागीदार मत बनना, क्योंकि किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बहुत बुरा भी हो जाता है। निखिल कहते हैं कि मुझे डर तो लगा, लेकिन उसने मेरा घर परिवार सब संभाल दिया। उस सिचुएशन के बाद जो इनका सपना था कि 5 साल में दिल्ली में घर लेना है, वो 1.5 साल में पूरा हो गया। हर साल तकरीबन 21 बिटियाओं की शादी कराता है ये, और ये कहते हैं कि मेरे पे पैसों की व्यवस्था हो ना हो, लेकिन जब मन में ये सोचता हूं ना, अपने आप व्यवस्था बनती है और भरपूर बनती है। इनके साथ जो हुआ, जैसा हुआ और जैसा जैसा बताया गया, वैसा वैसा मैंने शेयर किया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको ठीक लगी, प्रेजेंटेशन ठीक लगी, मैं सही से सुना पाया, बता पाया, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।